प्यारे बच्चों, हमारा आज का मुख्य विषय है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। हमने अभी पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, जिस पर कि लगभग 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिनमें प्रमुख थे संगम वंश, सलु वंश, तलु वंश और अराविदु वंश। और इन सभी वंशों में जो सबसे प्रसिद्ध और महान शासक था वो कृष्णदेव राय था। विजयनगर के शासकों ने अपने साम्राज्य में एक अच्छी शासन व्यवस्था का प्रबंध किया। उनके शासन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना था। उन्होंने हर संभव वो कार्य किए जिससे कि उनकी प्रजा को कोई तकलीफ़ ना हो, प्रजा की भलाई हो, और ऐसे शासन प्रबंध को जारी करने से उनकी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रही, चारों तरफ शांति और व्यवस्था बनी रही और लंबे समय तक वो यहाँ पर शासन कर सके। उनके शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले है केंद्रीय शासन में राजा। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रमुख स्थान राजा को प्राप्त था। वो सभी शक्तियों का स्वामी था। राज्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण पद पर शासक के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। राजा के मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का किसी में भी साहस नहीं था। वही मुख्य न्यायाधीश होता था। उसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकता था। सभी महत्वपूर्ण मुकदमों का निर्णय राजा के द्वारा किया जाता था। मुख्य सेनापति भी वही होता था। कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य के शासक तानाशाही शासकों की तरह होते थे। तानाशाही शासकों से उनकी शक्तियां किसी भी प्रकार कम नहीं थी, लेकिन विजयनगर के शासकों ने कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रजा के भलाई के कार्यों के लिए किया। इसीलिए उनकी प्रजा अपने शासकों से बहुत अधिक प्रेम करती थी और शासक भी अपनी प्रजा के दुख दर्द को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे और इसके साथ साथ अपने प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए या उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए वो समय समय पर वेश बदलकर अपने साम्राज्य का भ्रमण किया करते थे, जिससे कि उनकी प्रजा को उनके अधिकारियों के द्वारा कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, इन सब की बातों की जानकारी लेने के लिए वो राज्य का भ्रमण भी किया करते थे। मतलब कुल मिलाकर ये था कि शासक जो थे अपने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। फिर राजा के बाद आ जाता है मंत्री परिषद। विजयनगर के शासकों ने शासन प्रबंध में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। इन मंत्रियों के परामर्श को मानना या ना मानना राजा के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन अगर उसे लगता था कि ये परामर्श अच्छे हैं, इससे प्रजा की भलाई जुड़ी हुई है, तो वो इन परामर्शों को मान भी लेते थे। इन मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी और इन पदों पर केवल विद्वान और राज्य के प्रति वफादार व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। कहा जाता है कि उस समय इन मंत्रियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक सब इस बात पर सहमत हैं कि शायद उनकी संख्या 8 से 10 के मध्य हुआ करती थी। और सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री का पद होता था। उसका शासन में बहुत अधिक प्रभाव होता था। इसके अतिरिक्त सेना, वित्त और धर्म से संबंधित मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। फिर आ जाता है प्रांतीय व्यवस्था। पहले हमने केंद्रीय प्रबंध पढ़ा ना, अब दूसरा आ जाता है प्रांतीय प्रबंध। अपने साम्राज्य के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए अपने विशाल साम्राज्य को आगे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। और इनकी संख्या के बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकतर इतिहासकार प्रांतों की संख्या 6 मानते हैं। प्रांतों के मुखिया को मंडलेश्वर कहा जाता था, जो कि ज़्यादातर राज परिवार से ही संबंधित होते थे, जिनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। और इन प्रांतपतियों को
अपने प्रांतों में बहुत से अधिकार प्राप्त थे। वो अपना दरबार लगा सकते थे, अपने अधीन मंत्रियों की या अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते थे, अपने अधीन एक सेना रख सकते थे, अपने नाम के सिक्के जारी कर सकते थे, नए कर लगा सकते थे, पुराने कर हटा सकते थे या उन्हें कम कर सकते थे, और अपने प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वही उत्तरदायी होते थे। और इसके साथ साथ प्रांतपतियों को किसी भी प्रांत में स्थानांतरित भी किया जा सकता था। फिर आ जाता है स्थानीय शासन प्रबंध। मंडलम को आगे जिलों में बांटा गया था, जिन्हें नाडु कहा जाता था, और ये जिले आगे परगनों में बटे हुए थे, जिन्हें स्थल कहा जाता था। प्रांत किस में बटे हुए थे? जिलों में, जिन्हें नाडु कहा जाता था, और जिले आगे परगनों में बटे होते थे, जिन्हें स्थल कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता था। गांव का शासन प्रबंध देखने के लिए एक सभा का गठन किया जाता था। ये सभा गांव में से कर एकत्रित करके राजकोष में जमा करवाती थी, गांव के लोगों के सामान्य झगड़ों का निर्णय करती थी, और गांव के प्रशासन में सहयोग देने के लिए राज्य की तरफ से 12 अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी संयुक्त रूप से अग्यार कहलाते थे। ये अधिकारी गांव की सभा के साथ मिलकर कार्य करते थे, और गांव के प्रशासन में केंद्र की ओर से बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता था। गांव का शासन प्रबंध लगभग स्वतंत्र था। वहां की सभा और जो अग्यार थे वो मिलकर वहां के शासन प्रबंध की जिम्मेदारी संभालते थे। फिर आ जाता है नायक और अमर नायक। विजयनगर प्रशासन में नायकों और अमर नायकों की उल्लेखनीय भूमिका थी। नायक सेना के प्रमुख होते थे। ये दुर्गों पर नियंत्रण रखते थे, और इनके अधीन बहुत से सैनिक होते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। जो किसान उपजाऊ भूमि की तलाश में होते थे वो नायकों को अपना साथ देते थे। नायक तेलुगु और कन्नड़ भाषा का उपयोग करते थे, और ये विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे। वो कई अवसरों पर विद्रोह भी कर देते थे, लेकिन उनके ऊपर सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय मतलब शासक द्वारा प्रशासन के लिए कुछ एक क्षेत्र दे दिया जाता था, और उस क्षेत्र में वो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। वो किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व और दूसरे कर वसूल करते थे, और राजस्व का कुछ भाग अपने उपयोग के और हाथियों और घोड़ों की देखभाल के लिए अपने पास रख लेते थे, और वो कुछ राजस्व मंदिरों की देखभाल और सिंचाई के साधनों के विकास पर खर्च करते थे। वो राजा की अधीनता को स्वीकार करते थे और उसे वार्षिक कर भी देते थे, और अगर कभी आवश्यकता पड़ती थी तो राजा को वो सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। उन्हें वर्ष में एक बार राजकीय दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजा को बहुमूल्य उपहार भी देने पड़ते थे। राजा अमर नायकों को स्थानांतरित भी कर सकते थे। अमर नायक बहुत शक्तिशाली होते थे, इसलिए वो कई बार अवसर मिलने पर विद्रोह भी कर देते थे, और उन पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, लेकिन फिर भी राजा अधिकतर उनके ऊपर नियंत्रण कर लेते थे। फिर न्याय प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य का न्याय प्रबंध बहुत ही अच्छा था। यहाँ के शासक निष्पक्ष न्याय करते थे। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। न्याय हिंदू धर्म, शास्त्रों के और रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता था, और लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरे साम्राज्य में विभिन्न स्तरों पर अनेक न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोई भी व्यक्ति इन न्यायालयों में अपने मुकदमों को दायर कर सकता था, और वहां से संतुष्ट न होने पर राजा के पास अपील कर सकता था। उस समय कठोर दंड दिए जाते थे। सामान्य अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाते थे, और कोई अपराधी अगर घोर अपराध करता था या देशद्रोही होता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। जघन्य अपराध करने वाले लोगों को हाथियों के आगे फेंक दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को मृत्युदंड से मुक्त रखा गया था। फिर आ जाता है वित्तीय प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य के शासक राज्य की आर्थिक दशा पर विशेष ध्यान रखते थे। उनको पता था कि राज्य का विकास उसकी आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है।
इसलिए उन्होंने यहाँ के वित्तीय प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। इसे रया रेखा कहा जाता था, जिसे भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर और सिंचाई साधनों के आधार पर निश्चित किया जाता था। भू राजस्व की अधिकतम दर कुल उपज का 1/3 भाग रखी गई थी और कम से कम कुल उपज का 1/6 भाग निश्चित किया गया था। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को राज्य की तरफ से बहुत सी सुविधाएं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक कर, चुंगी कर, नायकों से प्राप्त खिराज, आयकर, विवाह कर, संपत्ति कर, न्यायालयों द्वारा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने राज्य की आय के अन्य साधन थे। और व्यय कहाँ होता था? राज्य की आय का एक बहुत बड़ा भाग सैनिक आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था, मंदिरों को दान दिया जाता था, राज दरबार के और जन कल्याण के कार्यों पर धन व्यय किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लोग धनी और खुशहाल थे। फिर आ जाता है सैनिक प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना का गठन किया हुआ था। इस सेना में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा घुड़सवार सेना के महत्व पर बल देते थे। उन्होंने अरब और ईरान से बढ़िया नस्ल के घोड़े मंगवाए हुए थे। उनकी सेना में तोपखाना और समुद्री सेना भी एक प्रमुख हिस्सा था। इसके साथ साथ प्रांतीय गवर्नर और नायकों के अधीन भी सैनिक होते थे। युद्ध के समय पर सैनिक राजा की सहायता के लिए भेजते थे। अगर कभी राजा को आवश्यकता होती थी तो ये प्रांतीय गवर्नर और नायक राजा के पास सैनिक सहायता भेजते थे। सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। उन्हें अनुशासन में रखा जाता था और सैनिकों को जागीरों के रूप में भी वेतन दिया जाता था। सैनिकों की भलाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, जिससे कि वो कभी भी शत्रु के साथ न मिल सके, राजा के प्रति वफादार रहें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था एक सुव्यवस्थित, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके आधार पर लंबे समय तक यहाँ पर शासकों ने शासन किया और अपने साम्राज्य में लोगों को खुशहाल और समृद्ध बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। धन्यवाद।